सुप्रभात बच्चों। कल हमने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अंदर स्टेज 1 वाली हिंदी हमारी उसके अंदर हमने पढ़ा था पेज नंबर 44 से हमने शुरू किया था, जिसमें लेखक किस प्रकार से अपने जो मित्र के जो पाखंड जो रूप में थे, या किस प्रकार से लोग जो अज्ञानी होते हुए भी संसार के अंदर ज्ञानी बनने का ढोंग करते हैं, और किस तरह से अपने चुंगल में फंसाते हुए जो अनपढ़ लोग होते हैं या जो ज्ञान जिनको ज्ञान नहीं होता उन लोगों को ठगते हैं वो। तो इस तरह से यहाँ लेखक अपने द्वारा जो की गई मेहनत या अपने परिश्रम के द्वारा बनाए गए या अपने मित्रों और अपने समझियों के सहयोग से बनाए गए उस विद्यालय के अंदर वो किस तरह से कहते हैं कि मैं ऐसे जो अज्ञानी लोग हैं, इस तरह से जो संसार के अंदर जो ऐसे बिना ज्ञान के या जो अज्ञानी है इस तरह से वो ढोंग रच रहे हैं, उनको शिक्षा के माध्यम से या माता सरस्वती रूपी जो ये मंदिर है इसमें आ जाने से उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी और वो अपनी अज्ञानता को दूर करते हुए ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इस तरह से हमने इसमें पढ़ा था। जो इस तरह से जो लोग पाखंडी लोग हैं उनका अज्ञानता दूर हो, उनके अंदर भी जो शिक्षा रूपी जो प्रकाश होता है उसका प्रकाश फैले। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम पेज नंबर 45 के ऊपर अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। कठिन शब्दार्थ के अंदर हम पढ़ चुके हैं बच्चों, कल हमने अच्छी तरह से देख लिया था और इनको बोला था आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे, क्योंकि ये जो कठिन शब्दार्थ होते हैं हमारे लिए बड़े उपयोगी होते हैं अध्याय को समझने के लिए, अच्छी तरह से लर्न करने के लिए, आपको अच्छी तरह समझ में भी आएगा। आगे हम अभ्यास प्रश्न के अंदर देखते हैं बच्चों, जो वस्तुनिष्ठ के प्रश्न रूप में दे रखे हैं, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान है। तो बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमने सबसे पहले देखा था इसको, तो बच्चों कहाँ हुआ था? काशी के अंदर। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, प्रियंक का अर्थ है यानी शब्दार्थ है, तो यहाँ पर प्रियंक का अर्थ यानी जहाँ बिस्तर, तो बिस्तर बच्चों पलंग पर लगाया जाता है, तो यहाँ प्रियंक का मतलब होता है पलंग। तो आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, ये प्रश्न आपको काफ़ी मोस्ट होते हैं बच्चों, क्योंकि पूरे पाठ्य के अंदर से एक अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो हमें एक एक या तो शब्द के अंदर होते हैं या एक पंक्ति के अंदर होते हैं, और ये आंसर लिखने में भी बड़े ईजी होते हैं, सरल होते हैं, आंसर देना भी बड़ा ईजी होता है। तो ये हमें क्वेश्चन करने चाहिए अपनी नोटबुक के अंदर, और आप करेंगे भी। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, लेखक के मन में प्रथम क्या विचार आया? तो हमने देखा था ना बच्चों कि उसके मतलब सबसे पहले लेखक अपने मन के विचारों को किस प्रकार प्रकट करता है, क्योंकि लेखक के मन में यही विचार थे ना कि इस सार तो क्षण भंगुर है, नाशवान है, ये तो कभी भी नष्ट हो सकता है, पानी के बुलबुले की तरह है। अगर यहाँ पर सब कुछ स्थायी है तो वो है नाम, अमरता, यानी अमर रूपी हमारा जो नाम इस संसार के अंदर रहेगा वही तो सबसे अमर है, स्थायी है। अतः हमें अपनों को समझने बनाने के लिए लोग हमें याद करें, हमारे नाम को याद करें, तो हमें इसके लिए कोई ना कोई ऐसा उपाय करना चाहिए या ऐसी स्थायी मालूम एक रचना करनी चाहिए, या कह सकते हैं स्थायी ऐसा एक उपाय करना चाहिए जिससे कि हमारा भी संसार नाम लिया जाए। तो इस तरह से आप इनको एक शब्दों में या एक पंक्ति के आंसर में इन शब्दों के माध्यम से एक पंक्ति के आंसर लिख सकते हैं बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर, उदंड पंडित कहाँ से बुलवाए गए थे? यानी इस प्रकार के जो उदंड पंडित थे उनको कहाँ से बुलाया गया था? तो हमने पढ़ा था कि वो उनको हिमालय की जो गुफाएं हैं, जो कंदराएं हैं, उनमें वो निवास करते हैं, तो वहाँ से उनको बुलाया गया था। तो इस तरह से आंसर के रूप में दे सकते हैं। और अगर 5 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, तो ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का क्या नाम था? तो यहाँ पर हमने पढ़ा था ज्योतिष विद्या में जो कुशल पंडित नाम था वो था लुप्तलोचन ज्योतिषा, जो हमने सबसे आखिर में बच्चों पढ़ा था, हमने देखा ही था ना बच्चों, तो हमने कल ही उसका हमने अध्ययन किया था। 44 नंबर पेज के लगभग पेज के मध्य के अंदर दे रखा था, पूरी एक लाइन के अंदर। तो आप इस तरह से इसके आंसर आप दे सकते हैं। फिर आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर लघु उत्तरात्मक प्रश्न के रूप में। लघु उत्तरात्मक प्रश्न का 6ठा नंबर, और लघु उत्तरात्मक प्रश्न बच्चों 3 से 5 लाइनों का होता है।
यानी कि 3 लाइन से 5 लाइन के मध्य हम अपना उत्तर दे सकते हैं। यही कह सकते हैं कि लगभग 50 से या 30 से 50 शब्द के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर 3 या हमारा 5 लाइनों तक आंसर बनता है। वो थोड़ा सा बढ़ा करके लिखते हैं अकेले उत्तरात्मक से। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, लेखक ने दिवालिया बनाने का विचार क्यों त्याग दिया? यानी पहले वो मंदिर बनाने की सोचता है कि मैं मंदिर बना दूं तो लोग मुझे जानेंगे, मेरा नाम अमर हो जाएगा। लेकिन फिर तुरंत बाद लेखक के मन में आया कि नहीं नहीं, मुझे मंदिर नहीं बनाना, इससे तो अंग्रेजी शिक्षा प्रचलित है ना इस समय, और इससे अगर इस तरह से अगर मैं मंदिर भी बना दूंगा तो हो सकता है कि इसका ध्वस्त भी कर दिया जाए, और अगर इसकी वृद्धि भी जारी रहेगी तो लोगों की संख्या इसमें मंदिर बनाने की ही होगी। यानी लोग सोचेंगे इसमें नाम मंदिर बनाकर नाम रोशन किया है तो हम भी मंदिर बनाएं। तो इस तरह से अगर बहुत ज़्यादा मंदिरों की संख्या हो जाएगी, तो इस तरह से अगर मंदिरों की संख्या बढ़ती रही तो कोई भी मंदिर की तरफ उठाकर भी नहीं देखेगा। इस तरह से उन्होंने अपने मन में जो विचार है था उसको त्याग दिया कि नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं करना। आगे 7 नंबर, पुस्तक लेखन के विचार पर लेखक क्यों सहम गया? अब पुस्तक लेखन यानी कि उसने पुस्तक रचने की भी सोची कि नहीं, क्यों ना मैं पुस्तक को एक रचना कर डालूं पूरी पुस्तक को। तो फिर उनके मन में विचार आ गया नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ी और एक तरह से बाधा मतलब महसूस होगी। जो आलोचक हैं वो उस पुस्तक को पढ़ेंगे, कुछ लोग तो उसको अच्छा बताएंगे और बहुत सारे लोग उसके आलोचक भी होंगे, और वो आलोचक पता नहीं मेरी कितनी बुराई करेंगे, मुझे वो बार बार कोसते रहेंगे। तो इस तरह से हो सकता है वो जो मेरी एक लाभदायक पुस्तक होते हुए भी, उपयोगी पुस्तक होते हुए भी कोई उसको मतलब पढ़े नहीं, देखे नहीं, तो फलतः इसे नहीं पढ़ेंगे बाद में। फिर लोग जो अच्छी पुस्तक होते हुए भी लोग सोचेंगे नहीं ये तो बेकार पुस्तक है, वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था। तो इस तरह से ऐसे विचार आते, वो भी उसका भी जो लेख जो सहम रहा था वो सहम गया, वो उसके दिमाग में नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर चलें तो इसमें देखते हैं पंडित प्राणांतक प्रसाद की क्या विशेषता बताई है। तो बच्चों यहाँ पंडित प्राणांतक प्रसाद की क्या विशेषता दी है कि पंडित जो प्राणांतक था वो एक प्रसिद्ध वेद रूप में प्रसिद्ध था। जब तक वह रोगी को औषधि नहीं देता था तभी तक वह संसार के अंदर जो कष्ट है उठाता था, लेकिन उसकी दवा मिलते ही वह किसको प्राप्त हो जाता था? स्वर्गवासी सुख को तुरंत प्राप्त हो जाता था। क्योंकि यहाँ पर कहा गया अगर वो जब तक जीवित है तब तो कष्ट होगा ना बच्चों, मरने के बाद किसको कहाँ कष्ट होता है। यानी कि इस प्रकार से एक पाखंडी डॉक्टर की बात हो रही है यहाँ पर कि किस प्रकार से पाखंडी डॉक्टर से दवा पाती तुरंत वो दवा उसको अच्छे करने के बजाय उसकी संसार से ही उसको विदा कर देती थी। यानी इस तरह से एक व्यंग्य करते हुए कहा यहाँ पर चित्ता प्रचलित समय भी उनके उपकार नहीं बोलता कि मेरा तो इससे जो बीमारी थी इससे ही पीछा छुड़ा दिया, यानी पूरा ही पीछा छुड़ा दिया, संसारिक बीमारियों से भी पीछा छुड़ा दिया। यानी इस जो शरीर में कष्ट था वो तो था ही, और उन्होंने तो मुझे संसार के अंदर जो कष्ट कठिनाई है उससे भी पीछा छुड़ा दिया। इस तरह से जैसे कोई उपकार मान रहा हो। तो इस तरह से ये आपके जो 3 क्वेश्चन थे हमारे लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो इस तरह से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। आप इनको रिटर्न करते हुए लिखते हुए इनका अध्ययन करेंगे, दौरान करेंगे इनका। और कल संडे है तो कल संडे को आपका टेस्ट भी हो सकता है। तो आप क्वेश्चन हमारा जो ये लेसन चल रहा है इस लेसन को आप साथ साथ में लिखेंगे और लर्न भी कर लेंगे। हो सकता है इसी का ही टेस्ट हो, और ग्रामर के अंदर जो आपको करा रखा है उसको भी आप लर्न करेंगे। उसी ग्रामर के अंदर से निबंध और जो आपने पत्र के रूप में जो लिखे थे लर्न किए थे उनको आपको उनमें से भी टेस्ट लिया जाएगा। तो आप कल अच्छी तरह से तैयार रहेंगे बच्चों। टेस्ट के रूप में जो भी आपको मिले आप उसको अच्छी तरह से ईमानदारी से करते हुए आप अपना नोटबुक के अंदर उसको जो टेस्ट मिलेगा, टेस्ट पेपर मिलेगा, उसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं निबंधात्मक क्वेश्चन के अंदर, जिसका 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रमाण सिद्ध कीजिए कि भारतेंदु जी ने इस निबंध में तत्कालीन समाज का चित्र व्यंग्य के माध्यम से उपस्थित किया। मतलब एक व्यंग्य के मजाक उड़ाया ऐसे मान लो जो डॉक्टर हैं, अज्ञानी डॉक्टर हैं या अज्ञानी लोग हैं उनके प्रति किस तरह से वो धार्मिक अंधविश्वास में फंस कर है ना। इस तरह से हमने पढ़ा था ना, तो किस तरह धर्म में फंस कर लोग क्या क्या करते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो चंदा मांग लेते हैं और इस प्रकार के जो धार्मिक स्थलों के रूप में मालूम बनाते हैं, तो उनके भी व्यंग्य किया है कि नहीं, वो एक उचित कार्य नहीं होता। उचित कार्य तो किसी मान लो जो
गरीब होते हैं, दीनहीन होते हैं, ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए, या ऐसे स्थान की मान लो, या एक ऐसे मान लो वस्तु का या ऐसे मान लो एक स्थान का निर्माण करना चाहिए जहाँ से लोगों को उसकी मदद मिले, समाज को फायदा हो। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार तत्कालीन समाज का तो जो इस रूप में उन्होंने बताया था भाई शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, या जो अंग्रेजी शासन की जो नीतियाँ थी उनके जो अत्याचारी जो लोग पूर्ण व्यवहार कर रहे थे, तो यहाँ पर लोगों को जागरूक बनाने के लिए चेतना के रूप में उन्होंने विद्यालय की रचना की थी। तो इस प्रकार से आप अपना आंसर इसमें देंगे बच्चों। फिर आगे चलते हम क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, जिसमें भारतेंदु की शैली की बात करिए यहाँ पर, यानी कि भारतेंदु की जो शैली यानी कि उनको प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या था, यानी एक अल्पायु के अंदर वो जिस प्रकार से उन्होंने सिर्फ 6 रचनाओं के माध्यम से, 6 निम्न रचनाओं के माध्यम से वो इतने प्रसिद्धि प्राप्त की, तो उनकी ऐसी शैली की क्या विशेषता थी कि जिसके कारण वो प्रसिद्ध हुए थे। तो हमने इसके अंदर बहुत सारे उनके जो दे रखे थे, जितने उन्होंने निम्न लिखे थे उतने उनके लगभग विशेषताएं भी साथ में दी है, जिसमें थे हमने पढ़ा था पीछे कि वर्णनात्मक शैली के रूप में वो रचना करते थे, विचारात्मक शैली के रूप में करते थे, भावात्मक शैली के रूप में करते थे, उपदेशात्मक रूप में शैली के अंदर करते थे, और आखिर के अंदर उन्होंने जिस प्रकार से हास्यपूर्ण व्यंग्यपूर्ण शैली के अंदर जो वर्णन किया था, जिसमें हमने देखा था किस प्रकार से वो अनेक प्रकार के उदाहरण देकर मालूम हमने समझाया था कि किस प्रकार के लोग होते हैं वो कैसे कैसे मतलब ढोंग रचते हैं। तो इस प्रकार से हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली के अंदर क्या था, तो इस तरह से हम इनके 3-4 पॉइंट यानी 5 लगभग पॉइंट बन जाते हैं इनके पॉइंटों के अंदर आप करेंगे बच्चों। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये निंदात्मक प्रश्न काफ़ी मोस्ट हैं आपके लिए, तो आप इनको रिटर्न करते हुए लिखेंगे, और ज़्यादा भी नहीं है, वर्क आराम से, संडे है कल, टेस्ट के लिए आपको लर्न करना है, बाकी का कार्य आप नोटबुक तो आपको लगभग 1 वीक का आपके पास समय रहेगा, तो आराम से इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं आप इनको करेंगे, आप साथ साथ में लर्न भी करेंगे। और इसका जो 11 नंबर लास्ट क्वेश्चन के रूप में जो दे रखा है बच्चों, इसे देखिए आप, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यानी इस प्रकार के जो बच्चों ये क्वेश्चन आते हैं ना, ये अपठित यानी पठित या अपठित गद्यांश के रूप में आते हैं। जिस तरह से उनको लिखकर फिर उनकी सप्रसंग व्याख्या भी करनी होती है, मतलब आपको एक पैरा दे दिया जाएगा, फिर वो पैरा किसके द्वारा रचित है, अगर पाठ्य पुस्तक से होता है दिया हुआ तो आपको पता ही होता है कि हमारे कौन से अध्याय से लिया गया है और इसके लेखक कौन थे। तो जो लेखक परिचय आपको बच्चों कराया जाता है, तो लेखक परिचय इसलिए करवाया जाता है कि इस प्रकार के जो पठित गद्यांश पूछ ली जाते हैं ना, जिनकी 100% व्याख्या करनी होती है, तो प्रसंग आप जानते ही हो, प्रसंग के अंदर यही तो सब कुछ होता है कि हमारे पाठ्य पुस्तक में से ये कौन सा अध्याय है, इस अध्याय का नाम क्या है, इसके रचनाकार कौन है, उनका नाम, और फिर रचनाकार के द्वारा रचनाएं जो यानी जो लेखक है उनकी रचनाएं, उनका जन्म, उनका जो मृत्यु, लेखक की, उनका जन्म स्थान, उन सबका बताते हुए फिर इस तरह से व्याख्या करनी होती है। तो ये पैरा हमारे पास ही होता है, उसके अंदर से अलग क्वेश्चन पेपर में दिया होता है, तो उसमें से देखकर जो लेखक का जो पूरा भावार्थ क्या है और उसमें कहने का मतलब क्या है उस पैरे का, उसमें वो किस बात पे बल है, उसको एक सार के रूप में लिखना होता है। ये एक तरह से व्याख्या होती है। तो इस तरह से ये 11 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी मोस्ट हैं। तो ये आप अपनी बुक है, आपकी नोटबुक, ये बुक पाठ्य पुस्तक, इसके अंदर आप इसको पैरे को अच्छी तरह से निशान लगाएंगे। सबकी नोटबुक में ये सब पे लगा होना चाहिए कि ये पैरा कहाँ पर दिया हुआ है बुक के अंदर, और फिर आप लेखक का नाम और उनका जो लेखक परिचय वो भी अच्छी तरह लर्न कर लेंगे, और इस तरह से इनको आप अच्छी तरह से व्याख्या के रूप में आप लर्न करेंगे, दोहरान करेंगे। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन आपको नोटबुक में तो नहीं करना, लेकिन आपको लर्न ज़रूर करना है, आपको याद ज़रूर करना है, ये अच्छी तरह से याद करेंगे, और बच्चों आप बुक के अंदर नोट भी कर लेंगे इसको। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी मोस्ट होता है। ये क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 नंबर का एग्ज़ाम में आता है, मेन एग्ज़ाम होता है उसके अंदर, और आपका हर एग्ज़ाम में कम से कम ये 3 नंबर से तो ऊपर आता ही आता है बच्चों। तो ये काफ़ी आपको फायदेमंद होता है, और बड़ा सिंपल भी होते हैं ये ऐसे क्वेश्चन जो एक पैरे के अंदर से क्वेश्चन
के रूप में अगर पूछा जाए तो भी अच्छा आसानी से ढूंढ सकते हैं। और आप लगभग पठित अपठित गद्यांश या काव्यांश पढ़ते ही आए हैं, तो आप इनसे परिचित भी हो, तो अच्छी तरह से आप इनको लर्न करेंगे। और हमारे अभ्यास प्रश्न की बात की जाए तो पूरे हुए आप नोटबुक के अंदर जितना कार्य आपको बताया है ये सब आपको अगर करना ही करना है तो निबंधात्मक प्रश्न दोनों करेंगे। पीछे भी आपने देखे हैं सभी क्वेश्चन आंसर है वो हमें करने हैं। और एक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अध्याय है ये, जिसमें हमें शिक्षा मिलती है किस प्रकार से शिक्षा अर्जन कर हम अपने ज्ञान का सही उचित मालूम एक मार्ग को चुनते हुए हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो इस तरह से लेखक के द्वारा जो हमें शिक्षा दी गई है उस पर हम चलते हुए आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।